आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च मैथडोलॉजी के हवाले से। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, जिसको हम कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट भी कहते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा बहुत चेंज करके भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट इज़ रिसर्च रिपोर्ट, हाउ टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट, हाउ टू राइट रिसर्च आर्टिकल। तो उसके लिए जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए उसमें टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मैथडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशंस, कंक्लूजन, रेफरेंसेस और अपेंडिसेस शामिल हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। क्या आप लोगों को पता है रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है? ये वो रिपोर्ट होती है जो हमारे रिसर्च की ओवरऑल समरी को बयान करती है। रिसर्च रिपोर्ट के वो कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक रिसर्च रिपोर्ट बनता है। उसमें नंबर 1 हमारे पास टाइटल पेज आता है। टाइटल पेज यानी आपने अपने रिसर्च रिपोर्ट को एक टाइटल से शुरू करना होता है। जिस पेज पे आप अपने रिसर्च की रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके सेंटर में आप अपने टाइटल को लिख देंगे, उसका फ़ॉन्ट बड़ा कर देंगे ताकि आपके रिसर्च रिपोर्ट के टाइटल से ही पता चल सके आपका रिपोर्ट किस हवाले से है। इसके बाद आप ऑथर का नाम लिख देंगे और वो भी टाइटल के सेंटर में ही आएगा नीचे। फिर अगर आपके ऑथर से किसी की एफिलिएशन है या उसका जो इंस्टीट्यूशनल डिटेल है वो भी सेंटर में ही आएगा। नंबर 4 पर होगा कि आपका जो कोर्स है, जो आपका डिपार्टमेंट है, इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं और जिस डेट को आप अपनी वो रिसर्च रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं वो आप राइट साइड पे लिख देंगे नेक्स्ट में। नंबर 5, अगर ये ज़रूरी हो तो आप उसके अंदर कोई स्पेसिफिक डिटेल जैसे कि सुपरवाइज़र का नाम है वो भी लिख सकते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास आता है कि आपके रिपोर्ट का ओवरऑल जो लुक है, जो लेआउट है, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए उस पेज पर। उसको देखकर लगे कि वाकई एक रिसर्चर ने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाया है। नंबर 7 पर है जो आपका फ़ॉन्ट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसकी एक प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए। नंबर 8, आपने अननेसेसरी ग्राफिक्स और इमेजेस का इस्तेमाल नहीं करना अपने टाइटल पेज के अंदर, क्योंकि जो टाइटल पेज है उसके अंदर सिर्फ आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसी का लोगो आता है, बाकी सारी चीज़ें आप बाद में भी डाल सकते हैं। फिर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आता है जिसके अंदर हम अपने रिसर्च टॉपिक का कंसाइज इंट्रोडक्शन देते हैं। हम उसके अंदर अपने रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स की एक स्टेटमेंट पेश करते हैं। हम अपने जो मैथडोलॉजी हैं उनको समराइज़ करते हैं कि हमने अपने स्टडी के अंदर ये मैथडोलॉजी, ये डिज़ाइन, ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं। नंबर 4, हम अपने की फाइंडिंग्स को हाईलाइट करते हैं और अपने रिजल्ट्स को बताते हैं जो उस रिसर्च टॉपिक के हवाले से हमारे पास आए हुए होते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमने ब्रीफ कंक्लूजन और उसके इम्प्लीकेशन के बारे में बात करना होता है। हम अपने एब्स्ट्रैक्ट को कंसाइज रखते हैं, उसमें जो वर्ड्स की लिमिट है वो 150 to 250 तक है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इससे कम भी आप नहीं कर सकते। आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर रेफरेंसेस और साइटेशंस को शुरू में नहीं देना होता, क्योंकि वो आपके रिसर्च रिपोर्ट के लास्ट में आते हैं। आपके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपके रिपोर्ट के मेन एलिमेंट्स की रिफ्लेक्शन नज़र आनी चाहिए। फिर हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है। इसके अंदर हमने रीडर्स को अपने जो टॉपिक है उससे इंट्रोड्यूस करवाना होता है, जिसके अंदर हम अपने रिसर्च टॉपिक का ब्रीफ बैकग्राउंड देते हैं, अपने रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन को क्लियरली डिफ़ाइन करते हैं, अपने स्टडी के इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस को जस्टिफाई करते हैं, हमारे रिसर्च का जो पर्पज़ है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताते हैं, उससे फेमिलराइज करते हैं अपने ऑडियंस को। फिर हम अपने स्टडी के स्कोप और लिमिटेशन को हाईलाइट करते हैं, जो उस रिसर्च के अंदर हमने न्यू टॉपिक्स और जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उनके मीनिंग के बारे में बताना होता है क्योंकि उनके मीनिंग कॉमन नहीं होते। फिर हमने अपने रिसर्च रिपोर्ट के स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू देना होता है। हम अपने इंट्रोडक्शन पे फोकस करते हैं ताकि हमारे रीडर्स हमारे इंट्रोडक्शन के साथ इंगेज हो सकें। फिर हमारे पास लिटरेचर रिव्यू आता है।
लिटरेचर रिव्यू से मुराद है किसी एग्जिस्टिंग लिटरेचर के ऊपर काम करना जो पहले से किसी ने पब्लिश किया हुआ है। फिर हमने अपने लिटरेचर रिव्यू को ऑर्गेनाइज करना होता है उसके की थीम्स और टॉपिक्स को देखते हुए। हमने हमारे टॉपिक के हवाले से जो रेलेवेंट स्टडीज़ हैं और थीरीज़ हैं उनको समराइज़ करना होता है, क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, ताकि हमारे टॉपिक के हवाले से जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसके गैप्स और उसके कॉन्ट्राडिक्शंस को हम हाईलाइट कर सकें। इसके अलावा जो प्रीवियस रिसर्च के अंदर मैथडोलॉजीज़ यूज़ की गई थी उनको डिस्कस कर सकें कि वो किस तरीके के थे और हम किस तरीके के मैथडोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके अपने रिसर्च रिपोर्ट को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 5 पर हमारे पास आता है एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़ और जनरल ट्रेंड्स, जो उस फील्ड के हवाले से होते हैं, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे आइडियाज़ में जितने चेंजिंग्स आ रहे हैं, उस फील्ड में जितने ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनके बारे में हमें पता चल सके। फिर हमने अपने लिटरेचर की जो फाइंडिंग्स हैं उनको हमारे करंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करना होता है। तो इसके अंदर हमने एग्जिस्टिंग लिटरेचर की जो स्टडी है उसको अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये हमें न्यू इन्फॉर्मेशन को बिल्ड करने में मदद देता है। हम उससे खुद ही चीज़ों को एनालाइज करते हैं, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई नया आइडिया लाते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू हमारे रिसर्च के टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। फिर हमारे पास मैथडोलॉजी आता है। मैथडोलॉजी से मुराद है हमारे रिसर्च के अंदर जो डिज़ाइन, जो अप्रोचेस यूज़ की गई हैं उनको क्लियरली डिस्क्राइब करना। इसके अलावा जो हमारी पॉपुलेशन और सैंपल होता है जिसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन करना होता है उसका जिक्र करते हैं। फिर हम अपने डाटा कलेक्शन मेथड और इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने उस रिसर्च में इस्तेमाल किए हैं उनको पेश करते हैं। इसके अलावा हम अपने वेरिएबल्स, कंट्रोल्स और कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हमने उस रिसर्च में इस्तेमाल किए हैं उनकी डिटेल प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम एथिकल कंसिडरेशन और अप्रूवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। हम ये भी बताते हैं कि हमने डाटा को किस तरीके से एनालाइज किया था, किस तरीके से डाटा को इंटरप्रेट किया था, और आखिर में जाकर हम अपने लिमिटेशंस और पोटेंशियल बायसेस को जो उस मैथडोलॉजी में इस्तेमाल हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो मैथडोलॉजी के अंदर हमने क्लैरिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। फिर हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। हम रिजल्ट्स को लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर प्रेजेंट करते हैं। हम इसके अंदर क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपने फाइंडिंग्स को बताने के लिए। टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं डाटा की विजुलाइजेशन में, ताकि हमारा डाटा अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके। तो हमारी ये जो रिपोर्ट है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिजल्ट्स शो करती है। इसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और सिग्निफिकेंस लेवल को भी शामिल करते हैं। हम इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन को अवॉइड करते हैं रिजल्ट सेक्शन में, क्योंकि ये रिजल्ट्स के बाद डिस्कस किए जाते हैं। हमारे रिजल्ट और हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। हमने इसके अंदर अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना होता है, क्योंकि हमारा बेसिक फोकस हमारे एसेंशियल्स पर होता है। फिर हमारे पास डिस्कशन आता है। हमने अपने रिजल्ट्स को एनालाइज और इंटरप्रेट करना होता है कि वो हमारे रिसर्च क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं या नहीं, क्योंकि जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है हमने उसी के हिसाब से आंसर फाइंड करने होते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास डिस्कशन में आता है कि हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग तो नहीं आ गई है। फिर उसके अलावा जो उसके पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं उनको भी हमने डिस्कस करना होता है। फिर जो हमारी फाइंडिंग्स हैं और जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर और थीरीज़ की फाइंडिंग हैं उन दोनों को हमने रिलेट करना है कि हमने कुछ नया उस रिसर्च में निकाला है या नहीं। फिर हमारे स्टडी के हवाले से जो हमारी कंट्रीब्यूशंस हैं और स्टडी की जो सिग्निफिकेंस है हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम अपने रिसर्च के लिमिटेशन और पोटेंशियल बायसेस की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे रिसर्च के अंदर कोई गैप रह गया है तो हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि आने वाले रिसर्चर्स उनको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से उन एरियाज़ पे काम करके अपने काम को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और उस गैप को फिल कर सकते हैं। फिर हम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं प्रीवियस रिजल्ट्स के साथ। इसके अलावा हम कोहेरेंट और वेल स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन भी प्रोवाइड करते हैं हमारे रिसर्च के हवाले से। फिर हमारे पास कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन से मुराद है हमारी जो मेन फाइंडिंग्स हैं उस स्टडी के हवाले से उनको हमने समराइज़ करना होता है।
उनको छोटा करके बताना होता है कि ये हमारी की फाइंडिंग्स निकली हैं हमारे रिसर्च के हवाले से। फिर जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रीस्टेट करना होता है। जो हमारे इम्प्लीकेशंस हैं रिजल्ट्स के हवाले से उनको डिस्कस करना होता है एक ब्रॉडर फील्ड के अंदर। जो हमारे कंक्लूजन्स हैं एग्जिस्टिंग लिटरेचर के हवाले से और थीरीज़ के हवाले से, उन दोनों के दरमियान में हमने रिलेशन कायम करना होता है, उन दोनों का रिलेशन बताना होता है। जो उस रिसर्च की सिग्निफिकेंस है उसके अंदर जो हमारी कंट्रीब्यूशन है हमने उसको हाईलाइट करना होता है। फिर जो हमारी रिसर्च में लिमिटेशंस रह जाती हैं, जो पोटेंशियल बायसेस होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। अपने रिसर्च के हवाले से कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और रिकमेंडेशंस को सजेस्ट करते हैं। फिर हम अपने रिसर्च रिपोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं, जिससे मुराद है कि हमने एक ऐसी लिस्ट देनी है जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिकली सारे ऑथर्स के नाम हो जिनके वर्क से हमने अपना वर्क कॉपी किया है, या उनके वर्क से थोड़ा बहुत हमने आइडिया लिया है। तो रेफरेंस लिस्ट के अंदर हम सारे ऑथर्स के नाम एक ऑर्डर के अंदर दे देते हैं। इसके अलावा उस वर्क का जो टाइटल है और उसकी जो पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन है हम उसके बारे में लिखते हैं। जिस जर्नल के आर्टिकल से वो लिया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि उसका कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा इशू नंबर है, कौन सा पेज नंबर है, ये सारी डिटेल हमने देनी होती है। रेफरेंसेस और साइटेशन पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर विजिट करके रिसर्च मैथडोलॉजी के प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि रेफरेंसेस क्या होते हैं और ये किस तरीके से एक रिसर्च के अंदर दिए जाते हैं। तो वो रेफरेंसेस जो किसी बुक से लिए गए होते हैं उसमें हमने उस बुक के पब्लिशर और पब्लिकेशन ईयर की बात करनी होती है, यानी इन दोनों को हमने लाजमी मेंशन करना होता है। इसके अलावा हमने उस रेफरेंसेस के अंदर कंसिस्टेंट साइटेशन स्टाइल अपनाना होता है, जैसे कि APA, MLA, शिकागो वगैरह। जो मोस्ट फेमस है वो APA स्टाइल है। जो जर्नल का टाइटल है उसको हमने इटैलिसाइज करना होता है, या फिर आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके रेफरेंस लिस्ट के अंदर एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस होनी चाहिए। लास्ट में हमारे पास अपेंडिसेस आते हैं, तो हमने अपेंडिसेस सेक्शन को क्लियर टाइटल के साथ स्टार्ट करना होता है। तो हमने हर अपेंडिक्स को लेबलाइज करना होता है कुछ लेटर्स के साथ और टाइटल्स के साथ, जैसे कि अपेंडिक्स A, B एटसेट्रा। इसके अलावा हमने इसके अंदर डिटेल और रेलिवेंट सप्लीमेंट्री मटेरियल शामिल करना होता है। तो हमने ये भी ध्यान में रखना होता है कि हर अपेंडिक्स का फॉर्मेट एक जैसा ही हो। जो हमारे अपेंडिसेस हैं कभी कभी इनको मेन टेक्स्ट के साथ भी दिया जाता है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये जो अपेंडिसेस हैं ये नंबर टेबल्स और फिगर्स के अंदर दिए जाते हैं। ये हमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं मेन टेक्स्ट के बारे में। तो हमने इन अपेंडिसेस को ऑर्गेनाइज करना होता है ताकि रीडर्स बहुत आसानी से इनको ढूंढ सकें।